नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। सऊदी अरब और अमेरिका के प्रयास से सूडान में 3 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा। युद्ध विराम के बीच भी सूडान के कई इलाकों में गोलीबारी। संघर्ष विराम के दौरान कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूडान से स्थानीय नागरिकों का पलायन लगातार जारी। सूडान से भारतीयों की वापसी के लिए जारी है ऑपरेशन कावेरी। 278 भारतीय लोगों को लेकर पहला जत्था नौसेना के जहाज आईएनएस सुमेधा से सूडान से हुआ रवाना। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, सूडान से भारतीयों के निकालने के लिए नियंत्रण कक्ष किया गया है स्थापित। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में किया सुधार का आह्वान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर पर उठाए सवाल। कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के रूप में सही जगह पाने का है हकदार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ट्विटर पर की अपनी दावेदारी की घोषणा। कैपिटल हिल की फोटो जारी कर प्रतिद्वंद्वी ट्रंप पर साधा निशाना। उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस ने भी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। रूस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान से मचा दुनिया में हड़कंप। मेदवेदेव ने दुनिया को दी विश्व युद्ध की चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में रूस ने अनाज निर्यात समझौते से हटने के दिए संकेत। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले में 2 लोगों की मौत। केन्या में अंधविश्वास के नाम पर धोखा। पादरी ने यीशु से मिलवाने के नाम पर 73 लोगों की ली जान। पुलिस ने पादरी के घर से खुदाई कर बरामद किए शव। मामले में पुलिस ने पादरी को किया गिरफ्तार। और सबसे पहले खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से। सूडान में 72 घंटे के संघर्ष विराम के बाद अधिकतर देशों के राजनयिक अपने नागरिकों की निकासी के अभियान पर पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। अब तक 4000 से अधिक विदेशी नागरिक संघर्षग्रस्त शहरों से निकाले जा चुके हैं। भारत ने भी अपने 500 नागरिकों को सूडान से पोर्ट के रास्ते, जलमार्ग के रास्ते स्वदेश लाने की पहल की है और वहां से पहला जत्था रवाना हो चुका है। हालांकि निकासी अभियान के दौरान भी कई शहरों में गोलीबारी की खबर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गृहयुद्ध की वजह से सूडान से पलायन करने वालों की तादाद में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। सूडान में हर गुजरता दिन यहां रहने वालों के लिए भारी पड़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब के प्रयास से दोनों विरोधी पक्ष 72 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमत तो हो गए, लेकिन सूडान के कई हिस्से ऐसे हैं जहां दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। लेकिन संघर्ष विराम के दौरान लड़ाई की तीव्रता पहली जैसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक संघर्ष विराम के पिछले प्रयास 10 दिनों की लड़ाई के दौरान असफल रहे थे। सूडान में जारी युद्ध के चलते अब तक कम से कम 427 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में खार्तूम में मौजूद मिस्र के दूतावास के एक अधिकारी भी शामिल हैं, जो अपने कार्यालय से घर लौटते समय हिंसा की चपेट में आ गए। अभी तक सूडान से अलग अलग देशों के 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने चेतावनी दी है कि अगर इस 3 दिन का उपयोग स्थायी युद्ध विराम के लिए नहीं किया गया तो लड़ाई पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। बीते 48 घंटे की संघन बातचीत के बाद सूडान आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस राष्ट्रव्यापी सीज फायर करने के लिए रजामंद हो गई हैं। यह सीज फायर 24 अप्रैल की आधी रात से शुरू होकर अगले 72 घंटे तक चलेगा। 3 दिनों के युद्ध विराम का मकसद एक लंबी अवधि वाले संघर्ष विराम पर बातचीत करना है। यूएन प्रमुख ने स्वास्थ्य सुविधाओं सहित नागरिक क्षेत्रों में अंधाधुंध बमबारी की कड़ी निंदा की है।
उन्होंने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में युद्ध अभियानों को रोकने और अबाधित मानवीय सहायता कार्यों की अनुमति देने के लिए सभी पक्षों से सहयोग करने का आह्वान किया है। महासचिव ने लगातार संबंधित पक्षों के संपर्क में रहते हुए विरोधी पक्षों से आपसी तनाव कम कर बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया है। उधर सूडान में संघर्ष विराम का ऐलान कई देशों के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। दुनिया के सभी देशों ने आनन फानन में अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए बड़े अभियान को अंजाम देना शुरू कर दिया। अभी तक यूरोपीय देशों में स्पेन, जॉर्डन, इटली, फ्रांस, डेनमार्क ने अपने लोगों को सूडान से सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत 9 देशों ने अपने राजनयिकों को सूडान से निकालने में सफलता हासिल की है। हालांकि मिस्र के दूतावास के अधिकारी की 2 तरफा फायरिंग में मौत हो गई। चीन ने भी अपने नागरिकों के पहले समूह को सूडान से निकाल लिया है, लेकिन चीन के 1500 नागरिक अब भी सूडान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं। इसी तरह भारत ने भी अपने 500 नागरिकों को हिंसाग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। जब से वॉर स्टार्ट हुई थी वहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम सूडान आए एंड देन अब उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है। I was residing in Khartoum too, and during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship. And now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this felt make us feel more safe. अधिकतर देशों ने अपने युद्धक विमानों और पोतों को सूडान के पड़ोसी देशों में तैनात किया है। लोगों को निकालने में फ्रांस मजबूती से अपने सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे सैनिक, राजसैनिक और अधिकारियों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में असाधारण काम किया है। हमने फ्रांसीसी नागरिकों और सूडान छोड़ने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिकों को भी बाहर निकालने में मदद की। इस ऑपरेशन में न केवल फ्रांसीसी लोगों को बचाया गया, बल्कि बहुत से ऐसे विदेशी नागरिक भी थे जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। कुल मिलाकर 538 लोगों को हमने सूडान से बाहर निकाला। निकासी एक कठिन प्रयास था, क्योंकि निकासी के दौरान भी लड़ाई जारी थी। हमने गोलियों की आवाजें और यहाँ तक कि लड़ाकू विमानों की भी आवाजें सुनी, जिन्होंने कुछ ऐसे इलाकों पर बमबारी की जहां हम गाड़ी चला रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक सूडान के बिगड़ते हालात के बीच करीब 1.5 करोड़ लोगों तक जल्द मानवीय सहायता पहुंचाने की जरूरत है। जटिल होती स्थिति के बीच करीब 6 करोड़ लोगों के पास खाने पीने की चीजों की भारी कमी महसूस हो रही है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो क्षेत्र की स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। खराब होते हालात के बीच सूडान के स्थानीय निवासियों का भी अलग अलग जोखिम भरे रास्तों से बड़े पैमाने पर चाड, मिस्र और दक्षिण सूडान की तरफ पलायन जारी है। दरअसल दोनों जनरलों के बीच पिस रहे सूडान में विवाद अक्टूबर 2021 में ही शुरू हो गया था, जब नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार के तख्ता पलट के बाद से सेना और अर्धसैनिक बल के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। सेना की कमान जनरल अब्देल फताह अल बुरहान के हाथों में है और आरएसएफ की कमान हमदान दगालो यानी हेमदेती के पास है। एक सॉवरेन काउंसिल के जरिए सेना और आरएसएफ मिलकर देश चला रहे हैं। हाल के दिनों में आरएसएफ के जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने बीते दिनों आरएसएफ के जवानों की तैनाती की व्यवस्था बदलते हुए नई व्यवस्था शुरू की, जिसे लेकर आरएसएफ के जवानों ने नाराजगी जाहिर की। धीरे धीरे ये नाराजगी हिंसा में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। अमेरिका में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी ने एक बार फिर ताल ठोंक दी है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बार फिर से देश को खड़ा होना होगा। अपने ट्वीट संदेश में जो बाइडेन ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कैपिटल हिल की हिंसा की तस्वीरें भी साझा की। Freedom. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो बाइडेन ने 2024 राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को अपनी दावेदारी का ऐलान किया। इससे पहले उन्होंने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को हराया था और जनवरी 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी दोबारा उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा,
हर पीढ़ी के पास एक ऐसा पल होता है जब उन्हें लोकतंत्र के लिए खड़ा होना पड़ता है। उनकी मौलिक स्वतंत्रता के लिए खड़े होने के लिए मुझे विश्वास है। इसलिए मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूं। हमसे जुड़ें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जहां दूसरी बार चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो 2020 के चुनाव में बाइडेन से हार गए थे, उन्होंने पिछले साल नवंबर में 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में नामांकन की घोषणा की थी। बता दें कि अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के लिए 2024 में चुनाव होना है। अब तक लोगों को लग रहा था कि क्या 80 साल के बाइडेन फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं, लेकिन उनके फैसले ने सभी को चौंका दिया है। जो बाइडेन के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद देश की उपराष्ट्रपति 58 वर्षीय कमला हैरिस ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में दोबारा शामिल होंगी। आज से 3 साल पहले 2020 में कमला हैरिस पहली अफ्रीकी अमरीकी और एशियाई अमरीकी मूल की उपराष्ट्रपति बनी थीं। उन्होंने ट्वीट किया कि वो दोबारा चुनाव में उतरेंगी। उन्होंने लिखा, एक अमेरिकी होने के वास्ते हम आज़ादी और हक में यकीन रखते हैं। हमें भरोसा है कि हमारा लोकतंत्र उतना ही शक्तिशाली होगा जितना हमारी इसके लिए लड़ने की चाह है। इस वजह से जो बाइडेन और मैं फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले दिनों सुर्खियों में बने हुए थे, उन्होंने पिछले साल नवंबर में 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर नामांकन की घोषणा की थी। बता दें कि अमेरिका में अगले राष्ट्रपति का चुनाव 5 नवंबर 2024 को होगा। ऐसे में इस बात पर संशय बना हुआ था कि क्या इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी मैदान में नजर आएंगे या नहीं। जो बाइडेन 80 साल के हैं, वो अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। डॉक्टरों ने बाइडेन के फरवरी में सेहत से जुड़े टेस्ट किए थे। इसके बाद घोषणा की थी कि वो ड्यूटी के लिए फिट हैं। वो हफ्ते में 5 बार व्यायाम करते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो अपने काम के लिए मानसिक तौर पर काफी तेज हैं। हालांकि इन सब के बावजूद उनका फिर से चुनाव में उतरना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसके अलावा जो बाइडेन के चुनावी मैदान में उतरने पर संशय इसलिए भी बना हुआ था कि हाल फिलहाल में उनकी लोकप्रियता कम हुई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट दावा कर रहे हैं कि बाइडेन के नाम पर पार्टी के अंदर भी सहमति नहीं बन रही है, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना नाम तय कर दिया कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर यूएन चार्टर के सिद्धांत पर सवाल खड़े किए हैं। सत्र को संबोधित करते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता कायम रखने के लिए विकासशील देशों के बीच संस्थान के अपने प्रतिनिधित्व को और विस्तृत करना होगा। उन्होंने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को एक बार फिर मजबूती के साथ दोहराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा के माध्यम से प्रभावी बहुपक्षवाद पर खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हिस्सा लिया। रुचिरा कंबोज ने मौजूदा व्यवस्था की कमियों को उजागर करते हुए बहुपक्षवाद की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। रुचिरा कंबोज ने पूछा कि क्या प्रभावी बहुपक्षवाद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा का बचाव करके अमल में लाया जा सकता है, जो 5 देशों को दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाता है और उन 5 में से प्रत्येक को शेष 188 देशों की सामूहिक इच्छा को अनदेखा करने की शक्ति प्रदान करता है। Can we practice effective multilateralism by defending a charter that makes 5 nations more equal than others and provides to each of those 5 the power to ignore the collective will of the remaining 188 member states? Mr. President, how much longer will we keep decorating effective multilateralism with the intent of reforming multilateralism with only words and mere lip service? रुचिरा कंबोज ने कहा कि बहुपक्षीय प्रणाली समकालीन चुनौतियों जैसे कोविड महामारी और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और आतंकवाद, कट्टरवाद और जलवायु न्याय सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने में विफल रही है। We are collectively aware of the inadequacies of the multilateral system that has failed to respond to contemporary challenges, whether it be the COVID pandemic or the ongoing conflict in Ukraine. Moreover, significant global challenges such as terrorism, radicalism, climate justice, and climate action
disruptive non-state actors, debt and several geopolitical contestations continue to undermine global peace and security. रुचिरा कंबोज ने प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक से अधिक विकासशील देशों के बीच प्रतिनिधित्व को विस्तृत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के बारे में दृढ़ता से कहा कि 27 साल बाद जब हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पूरे महाद्वीपों को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र पुरातनपंथी मानसिकता को कायम रखता है तो लोगों का उस पर से विश्वास कम हो जाएगा। India was a founding signatory to the UN Charter when it was signed on 26 June 1945 in San Francisco. 77 years later, when we see the world's largest democracy along with entire continents of Africa and Latin America being kept out of global decision making, we rightly call for a major course correction. In this regard, I am happy to note that the recent report of the UNSG's High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism has recognized the inevitability of reform of the Security Council and has called for a renewed effort in that direction. To quote from the report, the Summit of the Future is an opportunity to reaffirm our common commitment to the UN Charter and announce a Charter Review Conference focused on Security Council reform. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राजदूत रुचिरा कंबोज ने अपने संबोधन में सितंबर में 70 से अधिक वैश्विक नेताओं के सुधारों के आह्वान पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने सुधारों को आज की जरूरत बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व न होना खुद संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिक सोच पर सवाल खड़े करता है। करीबियाई देश हैती में गैंगवार से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा घटनाक्रम में राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में गिरोह के कम से कम 10 संदिग्ध सदस्यों ने स्थानीय लोगों ने पीट कर मार डाला और इसके बाद हिंसा भड़क उठी। हिंसा की वजह से हैती में हजारों लोग विस्थापन का शिकार हो रहे हैं। कैरेबियन देश हैती में लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। हैती में लगातार गैंगवार से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हैती में हाल के महीनों में नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति और बिगड़ गई है। पुलिस अधिकारियों और गैंगों के बीच खूनी संघर्ष जारी है। हैती में खूनी लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों विस्थापित हो गए हैं। ताजा घटना में राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में गिरोह के कम से कम 10 संदिग्ध सदस्यों को स्थानीय लोगों द्वारा पीट कर मार डाले जाने के बाद सड़कों पर हिंसा फैल गई। पुलिस के अनुसार हथियारबंद लोगों का समूह एक वाहन में यात्रा कर रहा था जब उन्हें पीट कर मार डाला गया और बाद में आग के हवाले कर दिया गया। हम ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। गैंग के सदस्यों ने हमारे इलाकों पर आक्रमण किया है। हम चाहते हैं कि पुलिस आगे बढ़े और उनका सामना करे। हमें अपने दम पर सब कुछ करना होता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि पुलिस आगे आए और हमारी मदद करे। 2021 में राष्ट्रपति जेवेनेल मोइस की हत्या के बाद से हैती में गिरोहों की ताकत बढ़ गई है। राजधानी के बड़े हिस्से के रूप में अधिकांश हिस्से पर कानून राज खत्म हो गया है। आपराधिक लोग पोर्ट ऑफ प्रिंस महानगरीय क्षेत्र के लगभग 80% हिस्से को नियंत्रित करते हैं, जहां अनुमान के अनुसार लगभग 200 गैंग बेखौफ काम करते हैं। हैती की सरकार और शीर्ष संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों द्वारा गिरोहों के खिलाफ पुलिस का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल का आह्वान किया गया है। और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने एक बयान देकर पश्चिमी देशों और पूरी दुनिया के माथे पर बल ला दिया है। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दुनिया को विश्व युद्ध के खतरे की चेतावनी दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने कहा कि अगर G7 रूस पर नए प्रतिबंध लगाता है तो अनाज निर्यात समझौते से हट भी सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से दुनिया के देशों के बीच बढ़ती खेमेबाजी ने
जंग के नए अध्याय की भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है, चाहे वो रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी हो या फिर पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन के पीछे लगातार अत्याधुनिक हथियारों को लेकर खड़े रहना हो। रूस की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति के ताजा बयान ने इस आशंका को और गहरा दिया है, जब उन्होंने दुनिया को नए विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं, रूस ने साफ कर दिया कि अगर G7 देशों ने मॉस्को पर संपूर्ण निर्यात प्रतिबंध लगाया तो उनका देश संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले खाद्यान्न निर्यात समझौते से हट सकता है, जिसकी वजह से दुनिया एक बार फिर से खाद्यान्न संकट से घिर जाएगी। दुनिया बीमार है और शायद एक नए विश्व युद्ध के कगार पर है। यूक्रेन में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के कारण क्षेत्र में परमाणु टकराव बढ़ना तय है। उधर संयुक्त राष्ट्र में रूस की अध्यक्षता में हुई बैठक में विदेश मंत्री लावरोव ने भी रूस के अनाज निर्यात समझौते से हटने के संकेत दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि काला सागर अनाज सौदा रूस के हक में नहीं है, जिसे 18 मई के बाद बढ़ाने पर मॉस्को विचार करेगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सहित पश्चिमी देशों ने ग्रेन डील के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई थी। इस तथ्य के बावजूद कि इतना समय बीत चुका है, सौदा अभी तक लागू नहीं किया गया है। दरअसल यह एक पैकेज के रूप में एक साथ कभी आया ही नहीं, इसलिए जब तक परिस्थितियां इस सौदे के पक्ष में नहीं जुड़ती हैं, हम निरीक्षण करना जारी रखेंगे। इस बीच कीव के दौरे पर आए एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने ज़ाइटोमिर के उत्तर पश्चिमी शहर की यात्रा कर युद्ध की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत में उन्होंने रूसी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री कलास ने कहा कि उनका देश यूक्रेन के यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने का स्वागत करेगा। एस्टोनिया ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति का भी भरोसा दिया। हमने एस्टोनियाई प्रधानमंत्री के साथ हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति पर चर्चा की। हमें यूरोपीय भागीदारों द्वारा दी जा रही सहायता पर खुशी है। उम्मीद है ये आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल युद्ध के बीच कूटनीति और रणनीति का खेल जारी है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में युद्ध की तीव्रता में कोई कमी नहीं दिख रही है। रूसी सैनिकों ने ताजा हमले में यूक्रेन स्थित कुपियांस्क में संग्रहालय को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने खार्किव क्षेत्र में कुपियांस्क के संग्रहालय पर हमला करने के लिए S-300 वायु रक्षा मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि रूस हमें खत्म करने के लिए हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे लोगों पर निरंतर हमले कर रहा है। तो दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। केन्या में एक पादरी की सनक ने कई लोगों की जान ले ली, दर्जनों लोगों की। दरअसल एक चर्च के पादरी ने अपने अनुयायियों को समझाया कि अगर वो यीशु से मिलना चाहते हैं तो भूखे रहें, और इसके बाद मासूम अनजान सैकड़ों अनुयायियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और इसकी वजह से कम 73 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक खुदाई के दौरान शवों के और ज्यादा मिलने की आशंका है। अफ्रीकी देश केन्या में एक पादरी ने यीशु से मिलवाने के नाम पर 73 लोगों की जान ले ली है। ईसाई पादरी ने लोगों से भूखे रहने पर यीशु से मिलवाने की बात कही थी। पादरी ने अपने अनुयायियों को आमरण अनशन करने के लिए उकसाया था। दरअसल चर्च के पादरी ने लोगों से कहा था कि अगर भूखे रहोगे तो यीशु से मुलाकात होगी, वो स्वर्ग जाएंगे। पुलिस ने पादरी की जमीन पर खुदाई करके अब तक 73 शव बरामद किए हैं। फिलहाल इस मामले में पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2017 में पहली बार पुलिस की इस व्यक्ति पर नजर पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई अन्य लोग हैं जिन पर हम निगरानी कर रहे हैं, जिनके बारे में हमारा मानना है कि वो भी इस तरह के मामले में शामिल हैं। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाएगा।
पादरी के कहने पर लोगों ने भूखे रहना शुरू कर दिया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। लोगों के शव किल्फी प्रांत में शाकाहोला के जंगल में मिले हैं। पुलिस केन्या के शाकाहोला के जंगल से लोगों के शवों को निकाल रही है। फिलहाल पुलिस ने पादरी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों के शवों को 3 दिनों से निकाला जा रहा है। इस तरह के अपराध के लिए दंड संहिता पर्याप्त नहीं हो सकती है। इस मामले में इस पर गौर कर रहे हैं। साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमें इस मामले में किस तरह के सबूत मिलते हैं, जो हमें भयानक घटना के अपराधियों के खिलाफ न्यायोचित दंड देने में मदद करेगा। मलिंदी उपकाउंटी पुलिस प्रमुख जॉन केम्बोई ने बताया कि पादरी पॉल की जमीन पर अभी कई कब्रों की खुदाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दरअसल पादरी की बातों पर लोगों ने भरोसा किया और खाना छोड़ दिया। एक घर में सभी लोग साथ साथ रहने लगे। लोगों की भूख से धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस को इस बात की जानकारी हुई तो उसने दबिश दी। यहाँ पर पुलिस ने कई लोगों को बुरी हालत में बरामद किया। पुलिस ने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। 21वीं सदी में अंधविश्वास का ये स्तर है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।